हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो जो लोग भी सीटैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पेडागोजी। और मैंने एसएसटी पेडागोजी के टैग वर्ड्स आप लोगों को दिए थे, उसे जो है अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे याद कर लीजिए, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी कम समय में ऑप्शन को एलिमिनेट करके कैसे सही आंसर तक पहुंचते हैं। अगर आप लोगों ने पेडागोजी के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आज आप लोगों को करके बताऊंगी, दिखाऊंगी कि किस तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चंस को किया जाता है। प्लस एसएसटी की पेडागोजी को करते समय, क्या सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को ना करते समय बस अपना माइंड सेट जो है पॉजिटिव रखना है। आपको अपने हिसाब से आंसर सही नहीं करना है, क्योंकि शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। बच्चे को केंद्र में रखकर आपको आंसर करेक्ट करना है, मतलब सही करना है। बच्चे के हिसाब से क्या सही होगा। जैसे कि कई बार ऑप्शन में आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत प्रश्न करते हैं, या बच्चे जो है बहुत गलतियां कर रहे हैं। तो क्या इनकी गलतियों को नकार देना चाहिए, या ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अनदेखा करना चाहिए, या उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, बल्कि उसका कारण जानना चाहिए। क्वेश्चन करें तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, गलतियां करें तो उसका कारण जानें क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ना कि उनको नकार दें या उन्हें जो है आप हतोत्साहित करें। तो मैं आप लोगों को जब करवाऊंगी तो उस टाइम पे जो है बताते हुए चलूंगी, और देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप एसएसटी की पेडागोजी को बहुत ही ईजिली जो है आप देखेंगे कि कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप जो है सीटैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें भी आप लोगों को एनसीईआरटी को समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से कवर करें, तो मैंने एनसीईआरटी 6 to 8 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवा रखी है। हिस्ट्री में क्लास 6 और 7 जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सिविक्स के बहुत जल्दी क्वेश्चन जो है इसी वीक में मैं लेकर आऊँगी, जिससे कि आप लोगों का जो है सिविक्स भी जो है क्लियर होते हुए चलेगा। प्लस दोनों के ही मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो करवा चुकी हूँ, हिस्ट्री की प्रैक्टिस चल रही है और आपकी बहुत जल्दी सिविक्स की स्टार्ट होगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अच्छे एक स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। जितने भी नोट्स हैं आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीति विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय की शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब है जो इनमें से कौन सा सिद्धांत जो राजनीति विज्ञान या सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए जो है बहुत ही जरूरी है। तो देखिए कैसे, पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे जो है तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। मतलब जो राजनीति विज्ञान है या सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में अगर कुछ पढ़ाना है, मतलब सोशल साइंस को लेकर, तो बच्चों को तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। तो क्या बच्चे जो है चीज़ों को जो है याद करते हैं रोट लर्निंग के द्वारा? तो कभी भी तथ्यों को स्मरण करने के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। याद करने की बात आए, रटने की बात आए, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा। बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। बिल्कुल, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसकी अनुभवात्मक समझ के द्वारा जो है अच्छी तरह से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है। बच्चे केवल पुस्तकें पढ़ते हैं, देखो केवल आ गया, केवल पुस्तकें नहीं, बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं तब श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। तो ज्ञान का स्रोत केवल बच्चे ही नहीं है, अरे सॉरी, पाठ्य पुस्तकें ही नहीं है। केवल आ गया, कभी भी ऑप्शन में केवल दिखे तो वो ऑप्शन गलत होगा। बच्चे श्रेष्ठ रूप से तब सीखते हैं जब तथ्यों को संकेतों मतलब कूट भाषा में सरल किया जाता है। अब कई लोगों को लगेगा ये आंसर है। देखिए, कोई भी तथ्य को संकेत में एक कूट भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या बच्चों के लिए ईजी होगा? नहीं। तो इन सब में जो है बेस्ट आंसर जो है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है कहीं हार्ड कर दे रहा है चीज़ों को, तो जो बेस्ट आंसर है, बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा जो है श्रेष्ठ रूप से जो है सीखते हैं। मतलब जो उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उससे जो है उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है। तो जो बच्चा है एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें करता है, एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है उनकी बहुत ही बेस्ट होती जाती है कॉन्सेप्ट की, जब वो कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब अनुभवात्मक समझ के द्वारा जो है वो अच्छी तरह से सीखता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट था। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना के रूप में की जाती है। मतलब ईसा मसीह का जो जन्म है, जन्म के पूर्व की जितनी भी तिथियां उसकी गणना डैश के रूप में की जाती हैं। तो किस रूप में की जाती हैं? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखिए किस रूप में की जाती हैं, दोनों ही दिखा देती हूँ, हिंदी इंग्लिश। तो ये अग्रसर आगे की ओर की जाती हैं,
या पश्चगामी बैकवर्ड की ओर की जाती है, या इन दशमलव में रोमन। तो दशमलव और रोमन में तो की नहीं जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो तिथियां हैं वो जो है पश्चगामी मतलब बैकवर्ड के रूप में की जाती है। ईसा मसीह से पूर्व, ईसा पूर्व बोला जाता है ना तिथियों, तो वो होगा। ठीक है, तो ईसा पूर्व मतलब पश्चगामी बैकवर्ड की ओर काउंटिंग की जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर अगर चर्चा करना है तो स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण की रणनीति में जो है आता है। तो क्या होगा, निरंकुश। तो ये निरंकुश तो होगा नहीं। चर्चा, बिल्कुल सही बात है। प्रदर्शन के लिए नहीं, उनको प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि लोग जो है उनसे क्वेश्चन आंसर करके पूछें, चीज़ों को जाने, प्रश्नोत्तर। तो चर्चा और प्रश्नोत्तर के द्वारा। तो स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है, तो वो है चर्चा। क्योंकि अगर वो आएंगे तो क्या होगा, बातें होंगी, बातचीत होंगी, चीज़ों को पता चलेगा, लोग क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। तो चर्चा और प्रश्नोत्तर के बारे में। ठीक है, प्रश्नोत्तर के द्वारा किस प्रकार की रणनीति आती है, तो इसमें बी और डी, मतलब कि चर्चा और प्रश्नोत्तर जैसी रणनीति। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां। मतलब कि ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में जो प्रयोग में आने वाली जो विधियां हैं वो कौन सी हैं। तो बाध्यकारी, ये तो होगा नहीं। सहभागी, बिल्कुल। और थीमेटिक मतलब विषयक, बिल्कुल। ऐतिहासिक, तो यहाँ पे बी सी डी ये तीनों ही सही है। कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होगा। 45 देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो उस समय जो बच्चे हैं उनको अधिक प्रभावी अवसर जो है प्रदान किए जा सकते हैं। सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर या अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग के द्वारा, अधिक परीक्षाओं के आयोजन के द्वारा, या वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या है, देखिए, जब भी बताया जाता है कि बच्चों को जब भी कुछ पढ़ाना है तो उनके जीवन को लेकर, मतलब उनके वातावरण से लेकर एग्जाम्पल देना है, उनके वातावरण से लेकर डे टू डे लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ाना है, वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ उस पर आधारित जो है उनको एजुकेशन देना, तो उनको इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ें समझ में भी आएंगी और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अगर अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं तो वो किसके, सभी विषयों का व्याख्या देकर, तो ये उनको जो है क्या बना देगा, मतलब कि इसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं। व्याख्या देना कभी भी ऑप्शन में देखिए वो आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है गलत होता है। अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग के द्वारा, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद जो है वो भी जो है इतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। लेकिन अगर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है तो बच्चों के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित अगर शिक्षण देंगे तो वो जो है बच्चों को अच्छे से समझ में भी आएगा और उससे वो अपने आप को रिलेट भी कर पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। परीक्षाओं का आयोजन तो हमेशा ही पता है ये ऑप्शन इस तरह का गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, 46 में क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक द्वारा क्या विचार किया जा सकता है। संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। बिल्कुल, जो भी कॉन्सेप्ट है या तो सामाजिक राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं उसके विश्लेषण करने की योग्यता पर जो है बल देना है बच्चों में। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को, जो स्थानीय विषय वस्तु उसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को जो है चीज़ें समझ में आए। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें सही हैं। ठीक है, तो ए बी सी तीनों, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित, ठीक है, गतिविधियों का संपादन मतलब एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, तो ये तो इसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, तो ये बेस्ट आंसर है। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। मतलब शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने के लिए आवश्यक एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। तो वह
विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा फिर से परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकते। कभी भी ऑप्शन में परीक्षा वाला वर्ड आए ना तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी तो करेक्ट है कि कानून के संबंध में अगर चेतना पैदा करने की आवश्यकता है तो एक नियत कार्य करने के लिए कहती है, तो वो क्या कह सकती है? विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक जो समाचार पत्र है उसमें लिखने के लिए, विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट वर्क जो है प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कह सकती है। तो ए और बी करेक्ट है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, और जो भी होगा जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, लगता है कि कहीं पर आप लोगों को चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो रही है, तो वो भी बताइएगा। कोई सजेशन है तो वो भी बोलिएगा। निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे उचित है? ठीक है, मतलब कि युवा संसद सत्र अगर पढ़ाना है तो इस विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है? इकाई विधि के द्वारा, प्रदर्शन, आगात्मक विधि या नाट्यकरण? देखो, युवा संसद सत्र के बारे में पढ़ाना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है कि नाटक करके दिखाना, तो नाट्यकरण तकनीकी के द्वारा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 49, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है, कौन कौन सा देखिए। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। ठीक है, पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन है कि जो पूर्वाग्रह है और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। जो आलोचनात्मक चिंतन के बारे में मतलब जिनका जो आलोचनात्मक चिंतन करते हैं वो पूर्वाग्रह और निराधार कथनों को पता लगाने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उनमें ये योग्यता होती है कि क्या पूर्वाग्रह है और क्या सही है, मतलब इनके बारे में जो है एक अपनी राय जो है ये दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं कि वो दूसरे के विचारों को भी मौका देते हैं, और इनकी सोच जो है सीमित नहीं होती। जो आलोचनात्मक चिंतन वाले होते हैं उनकी सोच जो है सीमित नहीं होती, ना ही ये किसी के विचार को ऐसे ही नकार देते हैं, सुनते हैं उसको। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी भी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ज्ञात और संदिग्ध के बीच में अंतर करते हैं। ठीक है, मतलब जो उनको चीज़ें पता है और कोई किसी चीज़ पर संदिग्ध, इनके बीच में अंतर को पता करते हैं। तो ये आलोचनात्मक चिंतन वालों की जो है खासियत है। तो यहाँ पर ए, सी और डी करेक्ट है। देखिए कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़े, जो डेटा है, उसका विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। मतलब आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए जो भूगोल के अलग अलग क्षेत्र से एकत्र किए गए जो डेटा है उनका विश्लेषण और व्याख्या जो है की जाती है। ठीक है, तो क्या है, समस्या समाधान विधि के तहत ये किया जाता है, या आगमनात्मक विधि के तहत, या प्रयोगशाला विधि के तहत, या परियोजना विधि के तहत? तो ये हम क्या बोलेंगे, आगमनात्मक विधि। मतलब उदाहरण पहले लेते हैं फिर उसके बाद जो है नियम के द्वारा। कहने का मतलब है चीज़ों के बारे में पहले से उनको पता होता है और उसका जो है सिद्ध करते हैं। तो आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को जो है प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों को एकत्र, पहले डेटा उन्होंने एकत्रित किया, फिर उसका जो है विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या जो है एक नियम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आगमनात्मक विधि होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए पहले क्या है, डेटा को एकत्रित किया जो कि उनके पास ऑलरेडी था, मतलब कहीं ना कहीं से आसानी से मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है उस विश्लेषण करते हैं, फिर व्याख्या तक पहुँचते हैं, व्याख्या की जाती है, तो वो एक कहीं ना कहीं नियम बनता है। तो ये आगमनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 51, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? मतलब एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका है, उसको अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करना है, उसे बढ़ाना है, तो इनमें से कौन सा जो है सही रहेगा, इनमें से कौन सा जो है उपयोगी है? तो देखिए, एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना। अगर कोई भी टीचर है अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहती है तो एक ही चीज़ पर टिके रहेगी तो वो गलत है। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से जो है पढ़ाना आना चाहिए, अलग अलग मेथड के द्वारा। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग और प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। फिल्मों और वृत्त चित्रों को देखना, बिल्कुल। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना, ये भी सही है। तो बी, सी, डी तीनों ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52,
देखिए, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। रजिया की कमजोरी मतलब एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एकमात्र एक कमजोर देश बनाया। मतलब अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने जो है भारत को क्या कर दिया, कमजोर देश बना दिया। ये दो जो है दो वाक्य हैं रजिया के बारे में कि वो महिला थी, इसलिए जो है उसको महिला, इसलिए वो जो है रानी होने के नाते यह था कि वो एक महिला के तौर पे पैदा हुई है, ठीक है, उसकी यही कमजोरी थी। तो ऐसा लोगों ने सोच बनाया था। तो ये क्या है, अहिंसा का उपदेश देकर जो अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया, ये एक सोच है। तो उपरोक्त कथन जो है ये क्या दर्शाते हैं, इस कथन से क्या पता चलता है? तो जेंडर लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं या हिंसा को बढ़ावा, शांति को बढ़ावा, केवल पुरुषों को ही शासन चला सकते हैं, नहीं। देखिए, रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते, मतलब रजिया क्योंकि इसके अंदर वो सब गुण थे जो एक रानी में होने चाहिए, लेकिन ये एक महिला के तौर पे पैदा हुई, ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है, क्योंकि सबका मानना है कि महिलाएं जो हैं वो शासन नहीं कर सकते, उनके अंदर जो है योग्यता नहीं होती, लेकिन ये तो उल्टा हुआ। तो ये एक गलत धारणा है। सभी महिलाओं को आप एक ही उसमें बांध देते हैं तो वो क्या कहलाता है, रूढ़िबद्ध धारणा। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को कमजोर देश बनाया, ये भी क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा। तो ए जो है यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, ये बात जो है सही है, ए तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, हिंसा को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा। तो हिंसा को उपदेश देकर अशोक ने जो है क्या किया था, भारत को कमजोर देश बनाया। तो यहाँ पे जो है ये नहीं होगा, ये शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छा, दोनों में ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर ये बस रहता तो इसमें हम बेस्ट ऑप्शन जो है ये ढूंढते, लेकिन यहाँ पे हिंसा को बढ़ावा देना, अहिंसा को उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। तो ये रजिया सुल्तान और इन दोनों को लेकर जो है एक तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं और दूसरा जो है इन्होंने क्या, इससे क्या पता चलता है, हिंसा को बढ़ावा मिला। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नीचे विकल्प मैंने देखा ही नहीं, मेरे को लगा कि एक ही बस इसी में से चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाँ 53 मतलब कि 83 क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, मतलब पांडुलिपियों से बहुत सारी जानकारी मिलती है, ये भी करेक्ट बात है। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे, बिल्कुल बात करेक्ट है। जो धनी व्यक्ति होते थे या शासक होते थे, मंदिर, मठ तथा मंदिर वाले, ये पांडुलिपियां को एकत्रित किया करते थे, बिल्कुल सही बात है। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा को समझना ये इतना आसान नहीं था। तो ए बी सी तीनों इसके बारे में जो है करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा फैक्चुअल टाइप का था, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का नेक्स्ट जो है 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है। एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है, नहीं। एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना, पूछना कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ काम करते हैं, तो ये तो इसका किसी भी प्रोजेक्ट का, मतलब ये प्रोजेक्ट का ये उदाहरण ये जो है। नहरों के माध्यम से सिंचाई की क्रियाशील नमूने का निर्माण करना, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची कंठस्थ करना, सूचीबद्ध करना, कंठस्थ करना कभी भी ऑप्शन में दिखे वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनः सृजन करना, इससे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये कौन सा नहीं है, तो ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनः सृजन करना, ये भी सही है। तो कोई भी परियोजना कार्य के जो है ए आपका सेकेंड और फोर्थ ये तो है ही। क्या उदाहरण नहीं है ये कि जो वरिष्ठ कक्षाएं हैं उसके द्वारा जो बनाई गई जो परियोजनाओं की सूची है उसको कंठस्थ करना, उससे क्या होगा, परियोजना का उदाहरण नहीं है। तो आपका ये जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। बाकी जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक उदाहरण है, ठीक है। ये ऐतिहासिक घटनाओं की समय सीमा का पुनः सृजन करना, नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण करना, ये सब जो है उसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना। मतलब कि जो शैक्षिक आकलन है उससे क्या तात्पर्य है, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक जो क्षमता है उसका आकलन करना।
शिक्षार्थियों की भावात्मक क्षमताओं का आकलन करना, मनोज्ञात्मक मतलब साइकोमोटर क्षमताओं का आकलन करना, शिक्षार्थियों की मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन करना। बहुत ही ईजी आंसर है। हम क्यों बच्चों का आकलन करते हैं? शैक्षिक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? तो संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करना। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने जो है पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत हार्ड नहीं लगे होंगे। मतलब कि ना थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मिले, कुछ टैग वर्ड्स के थ्रू कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक से, मतलब कि जो सोशल साइंस है उसको उससे लेकर होते हैं। तो इतने हार्ड ये क्वेश्चन नहीं होंगे। बस इसकी प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, बस आप जुड़े रहिए, मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो है आप एंड एग्ज़ाम तक आप जो है ये 20 में से 20 जो है आप लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट, और बाकी जो है काम मेरे पर छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट।